सम्मानित देशवासियों, आज 17 जनवरी 21 को सायंकाल आपके सामने भारत भारती के 39वें अलंकरण समारोह का विस्तृत विवरण सामने आएगा। सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले कल का बीता हुआ दिन इस देश के लिए, मानवता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल 16 जनवरी को विश्व के धरातल पर मानवता के लिए कोविड-19 का जो महामारी का जो प्रकोप दिखाई दिया, उससे पूरा मानव जगत हिल गया। और अंतर्द्वंद केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सभी विकासशील देश तक इसमें पीड़ित रहे। जिन देशों को अपनी संपन्नता, अपनी कार्यकुशलता, अपने आविष्कार पर अहम था, वह सब चकनाचूर हो गया और कोविड महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे देश के देवतुल्य वैज्ञानिकों ने जिस वैक्सीन का आविष्कार 10 महीने में करके दिया, वह निश्चित ही एक मिरेकल, आश्चर्यजनक और अद्भुत काम किया। जिन लोगों ने इस कोविड के प्रकोप में अपने प्राण गंवाए, उन सभी जाने अनजाने मानवता के कड़ी को हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों का आविष्कार जो कल पूर्णतः प्रयोग में आया और देश के बड़े बड़े चिकित्सकों ने उसे स्वेच्छा से स्वयं वहन किया, स्वयं लगवाया और पिछले रात्रि तक जो उनका इंटरव्यू आया, उससे ये बड़ा संतोष हुआ कि इस वैक्सीन का कोई दूरगामी दुष्परिणाम होना नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कल के दिन को हम वैक्सीन दिवस कहें या मुक्ति दिवस कहें, इस वैक्सीन के प्रभाव से यदि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाता है तो हम इसे मुक्ति दिवस भी कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। इसी धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन के साथ साथ हम चलते रहोगे के 35वें एपिसोड और संस्था के 39वें अलंकरण समारोह का विस्तार से आपके सामने वर्णन करेंगे। और यह संयोग की बात है कि 39वां अलंकरण समारोह में हमारे चुनिंदा विभूतियों में की संख्या लगभग
ये 24 है, जिनमें से 5 विभूतियां अनुपस्थित रहीं। शेष सभी हमारे मंच की गौरव सिद्ध हुए। भारत भारती का यह अनुकरणीय वर्ष हमारे शब्दों में है कि इतनी बड़ी संख्या में अच्छे व्यक्तियों का चयन, हर क्षेत्र के व्यक्तियों का चयन होना एक दुर्लभ काम है। फिर भी जन सहयोग से हमको ये उपलब्धि मिली, उसी का चित्रण हम आपके सामने रख रहे हैं। आज के इस आयोजन में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा अध्यक्ष व संस्था अध्यक्ष श्री अनूप गुप्ता जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के पद की गरिमा डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, जो एक बड़े ही अनुशासित जीवन पर्यंत शिक्षक रहे हैं और जिनकी विद्वता और कर्मठता ने यह दर्शाया कि एक शिक्षक का आचरण क्या होना चाहिए। ऐसे महानुभाव शिक्षक तो ऐसे भी गुरु के शब्द में है, जिसे कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंदो खड़े का अकेला गौ पाए। तो गुरु की महिमा तो ऐसे भी ईश्वर से महान है, और उन गुरुजनों में ऐसे गुरु जो अनुशासन और कर्मठता में अपना विशेष स्थान रखते हों, वो आज के हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ। इसी के साथ हम अपने इस आयोजन में मंच पर उपस्थित एक विशेष बालक को हमने आज का मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता के मन बनाया है। उनको हमने अपने मंच पर इस छोटे से बालक को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है, और वह भी आपके सामने उपस्थित होगा। हमारी संस्था के दोनों संरक्षक माननीय कमल नयन पांडे जी व अब्दुल करीम साहब हैं। संस्था के सचिव प्रदीप पारोलिया का भी आज की सभा में उपस्थिति आप देखेंगे, और सभा का संचालन पूर्व वर्षों की भांति श्री राम मिलन मोदनवाल जी कर रहे हैं। इन सभी शख्सियतों की उपस्थिति में थोड़ा सा वर्णन मैं उस बालक का करूंगा जो आज की सभा का विशिष्ट वक्ता है, विशिष्ट अतिथि है। इस बालक का नाम मेघेंद्र राज पांडे आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व के हमारे चयन में, हमारी व्यवस्था में, वही यद्यपि ये 40वां वर्ष है, 39वां वर्ष है, लेकिन इस 39 वर्ष के दायरे में इतना छोटे उम्र का बच्चा हमारे मंच का मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता है। ये सुनकर, ये जानकर आपको भी कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप ताजुब करेंगे कि ये बच्चा जब कक्षा 2 का विद्यार्थी था, तब भारत भारती ने इस विशिष्ट बालक को
आज का अभिमन्यु मानकर लोकदीप से सम्मानित किया था। इस बच्चे की प्रतिभा उसी समय जानकर, देखकर, परखकर भारत भारती ने इस बालक को आज के अभिमन्यु की उपाधि दी थी और आगे चलकर इस बालक की बौद्धिकता ये बताती है कि इसने जन्म से पहले ही बहुत कुछ सीख रखा है। जितना इस जन्म में, इस अपनी छोटी सी उम्र में वो कार्य करता है, वह आज के इसके जन्म की उपलब्धि नहीं है, ऐसा भारत भारती मानती है। और यही मानकर इस बालक को आज का प्रबुद्ध मुख्य वक्ता के रूप में आसन दिया गया है। इस 13 साल 14 साल की उम्र में अभी तक मृगेंद्र राज ने छोटी बड़ी मिलाकर 75 पुस्तकों की रचना की है, यानी लेखन किया है। पूर्व जन्म की याददाश्त या संग्रह या मस्तिष्क कंप्यूटर के अंतर्गत आप किसी भी विषय में इस बालक से तर्क करेंगे या अतीत की जानकारी करना चाहेंगे तो यह बालक बड़े ही सौम्य भाव से उन चीज़ों पर अपना विस्तार से व्याख्या करता है जो शायद कोई इस विषय का डॉक्टर भी नहीं कर सकता। ऐसा बालक आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मंच पर मौजूद है और इसने भाववश, चूँकि भारत भारती ने इनको बहुत पहले छोटी सी उम्र में आज का अभिमन्यु की मान्यता या सम्मान दिया था, लोकदीप इनका अलंकार था, उसका एहसान मानते हुए या उसकी स्मृति में या अपनी श्रद्धावश इस बालक ने मेरे ऊपर भी मेरे जीवन से संबंधित एक पुस्तक लिखी है जो आपके सामने प्रदर्शित है। इस पुस्तक के शीर्षक के आधार पर इन्होंने हमारे जीवन के भी बहुत से प्रसंग इस पुस्तक में दिए हैं जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे कि ये छोटे से उम्र का बालक इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। और उसी में इसकी फोटो पीछे पुस्तक के है। शेष बहुत सी जानकारियां इस बच्चे के विषय में अगर देना चाहें तो कम है। इनको बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे योगेंद्र राज पांडे का और पांडे के परिवार का, इनके माता पिता का हम सब श्रेय गाते हैं और अद्भुत मानते हैं। इस मेहमान की उपस्थिति से कुछ लोगों को शंकाएं भी हुई। कुछ विद्वत जनों ने सभा में इसके प्रति चुनौतियां और कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न भी किए जो उसके लिए चुनौती था, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसने मंच पर जिस प्रभुत्व ढंग से, जिस आत्मनिर्भरता से और जिस पूर्व जन्म की याददाश्त की पूंजी पर इस बालक ने अपने वक्तव्य मंच पर दिए, वह अतुलनीय है और उसके लिए कोई भी शब्द छोटा है।
इसलिए ऐसे बालक के प्रति हम ये मानकर चलते हैं कि अभिमन्यु के प्रति जो बातें किसी समय में द्वापर युग के कौरव पांडव के इतिहास में कही जाती रही अभिमन्यु के लिए, वो इस बालक में मौजूद है। इसलिए मैं इस बालक की बुद्धिमत्ता को, इस बालक की याददाश्त को नमन करते हैं। और इस बालक को मंच पर हमारे सभा और संस्था के अध्यक्ष अनूप जी ने अतिथि सम्मान के साथ यह प्रतीक चिन्ह दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। यह योग्यता का या विभूत का सम्मान नहीं, अतिथि का सम्मान है। इस बालक को हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री अनूप जी कर रहे हैं। अब हम उन विभूतियों पर अपना विचार रखेंगे जिनको भारत भारती ने इस 39वें नामकरण समारोह में सम्मानित करने का निश्चय किया है। इसमें सर्वप्रथम हमारे रत्नों में सुल्तानपुर रत्न की जिक्र मैं करूंगा आपके सामने। वीर शहीद नीलेश सिंह पाकिस्तान की सीमा पर लड़ रहे जुझारू नौयुवक सैनिक के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले वीर शहीद नीलेश को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि हमारे ही जनपद के कादीपुर क्षेत्र का निवासी ने देश की शहादत में अपने को स्वयं को न्यौछावर किया। यह सम्मान उनके पिता श्री राम प्रसाद सिंह जी ने ग्रहण किया, जिसकी फोटो आपके व्हाट्सएप पर मैंने दे रखी है। इसी क्रम में स्वर्गीय ईश्वरी दास अग्रवाल मानव कल्याणकारी आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व सुल्तानपुर जनपद के एक ग्रामीण इलाके के जिस गांव का नाम हसनपुर कहा जाता है, वहाँ के रहने वाले श्री स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल जी ने अपने कार्यकाल में जनपद सुल्तानपुर से लखनऊ जाने वाली रोड के किनारे एक इतना बड़ा तालाब और बाग, मंदिर या राह जाने वाले यात्रियों, क्योंकि उस समय तो यात्री बैलगाड़ी घोड़े से और इस तरह से वो यात्रा किया करते थे, उनके ठहरने के लिए सराय, कुआं, बावड़ी इस तरह से बनवाई, जिसकी पैमाइश लगभग 250 एकड़ में है। उस समय बनवाया था, आज से 200 साल पहले, और इतना अच्छा बनवाया था कि वो आज भी थोड़े से रख रखाव की कमी के कारण उसका तालाब थोड़ा सा डैमेज हो गया है, लेकिन आज भी उसकी पूरी की पूरी जगह जनता के प्रयोग में है और लखनऊ जाने वाली सड़क के ठीक किनारे है। अगर उसका मूल्य आज के समय में लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए के हिसाब से
का मूल्य है। ऐसे जीवन कल्याणकारी जीव का भाव रखने वाले स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल जी के 11वीं पुस्तक को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न का सम्मान दिया और ईश्वरी प्रसाद जी को इस सम्मान से प्रतिष्ठित किया। हम ऐसे महापुरुष के प्रति पूरे जनपद की ओर से नमन करते हैं। उसी क्रम में हमारे सुल्तानपुर के शाकिर किदवई साहब एक इंजीनियर थे और हमारे जनपद का एक कुटीर उद्योग के नाम से जाने जाना उत्पादन बाद है, जो खाट बिनने के काम आता है और वो सरपत जैसे निष्क्रिय वनस्पति से बनाया जाता है। इसके बनाने में बहुत मेहनत होती है। ज़्यादातर गांव के लोग, पुरुष और महिलाएं, अपनी थोड़ी सी आमदनी के लिए इतना परिश्रम करते हैं कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, और हाथ से मल मल के बट कर उस बाध को तैयार करते हैं और वो बाज़ार में जब बिकने जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी मजदूरी, उसके मेहनत का 10% भी भाग बाजार नहीं देता। और यह बात उस समय में और आज में देहात में, गाँव में खाट बिनने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसमें आम ग्रामीणों की जो मेहनत देखकर हमारे शाकिर किदवई साहब, जो खुद एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक मशीन बनाई और वो मशीन बहुत सस्ती थी और जैसे सिलाई मशीन पैर से चलती है उसी तरह उन्होंने एक आविष्कार किया। और बाध बनाने में जो हमारे ग्रामीणों का 100% परिश्रम लगता था, उस मशीन के बनने से उन ग्रामीणों का परिश्रम 90% कम हो गया और उत्पादन अधिक हो गया और जल्दी हो गया। ऐसे मशीन के आविष्कार के में उन्होंने ग्रामीणों के लिए एक संजीवनी आविष्कार का काम किया और उनकी इस उपलब्धता को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उनको राष्ट्रपति सम्मान दिया। हमने भी उनके स्वर्गवासी होने के बाद जब उनके विषय में पूरी जानकारी की तो पता ये लगा कि ऐसे महाभूत को हमें भी अपने ज़िले का सम्मान देना चाहिए और भारत भारती ने उनको उनकी इस उपलब्धि के लिए सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। उसी क्रम में स्वर्गीय राधे रमन मिश्र, जो पेशे से तो वैद्य थे लेकिन सुल्तानपुर दुर्गा पूजा का जो अपना 50 साल का इतिहास है, उसमें इन्होंने जो इस ढंग से अपने अंतिम जीवन काल के 10 वर्ष में बिताया या सहयोग दिया, वह अवर्णनीय है। 75 साल की अवस्था में पूरे 15 रात जागकर दुर्गा पूजा महोत्सव की
रात में लगने वाली अनगिनत भीड़, जो पूरे पूरे 10-5 जिले के लोग यहाँ की दुर्गा पूजा देखने दूर दूर से आते थे। प्रायः सभी घरों में बाहर बाहर से मेहमान, कोई इंदौर से, कोई पंजाब से, कोई कलकत्ता से, कोई राजस्थान से, इस तरह के रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारों के घर आकर 10-10 दिन 5-5 दिन रुककर इस दुर्गा पूजा के महोत्सव को देखते थे और आनंद लेते थे। वैद्य जी की अपनी कर्मठता इस बात के लिए आदरणीय है, वंदनीय है कि उनके रहते किसी तरह का भी विवाद या अशांति इस मेले में कभी नहीं हुई। और जब कभी भी थोड़ा बहुत चिंगारी पैदा हुई तो उसको इनकी अपनी विशेषता से, अपनी योग्यता से, अपने व्यवहार से उस चिंगारी को आग नहीं बनने दिया और वो चिंगारी के रूप में ही बुझकर शांत हो गई और मेला सुचारू रूप से चलता रहा। ऐसे वृद्ध व्यक्ति का 15-15 दिन रात भर जाग कर मेले की सुव्यवस्था, प्रशासन का संतुलन, जनता की लोकप्रियता प्राप्त करना इनकी अपनी एक गुणवत्ता थी। इसी विलक्षण गुणवत्ता को देखकर भारत भारती ने इन्हें भी सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारे जनपद के एक प्रभावशाली विधायक, प्रभावशाली का मतलब यहाँ किसी तरह के दादागिरी से नहीं है, प्रभावशाली इस बात का है कि ये विधायक के रूप में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ये एमएलसी होते आए हैं। अनेकों बार एमएलसी का पद इन्होंने संभाला है और आज भी एमएलसी हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनके दरबार में, इसको कहते हैं जनता दरबार, ये अपने चैम्बर में जब बैठते हैं तो आम आदमियों के लिए इनका दरवाज़ा खुला रहता है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जात का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति इनके पास यदि मदद के लिए जाता है तो बिना किसी सौतेले व्यवहार के ये उसकी यथाशक्ति शासकीय, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सहयोग करते हैं और करते आए हैं। आज भी हमारे यहाँ के एमएलसी हैं। और इनकी दूसरी गुणवत्ता ये है कि आप जानकर ताजुब करेंगे कि यह हमारे 2 जिलों के एमएलसी हैं, अमेठी के भी और सुल्तानपुर के आज। और यह बहुचर्चा है कि विधायक निधि से होने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिए यह कभी भी किसी भी तरह का ठेकेदार से कमीशन नहीं लिए और इनके निधि से बनने वाला हर कार्य बड़ा ही ठोस, टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। आज के समय में इस तरह का जनप्रतिनिधि होना और जनता का सहयोग करना, जनता का लोकप्रिय होना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोकप्रिय विधायक एमएलसी को भारत भारती ने कुछ वर्षों पूर्व लोक रत्न से सम्मानित किया था और इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 113वें जन्म वर्षगांठ पर भारत भारती आपको लोक सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित कर रही है। यद्यपि आज का कार्यस्थल तिकोनिया पार्क में हर साल होता है, लेकिन इस बार हमारे आयोजन से पूर्व बारिश का मौसम है। कार्यक्रम के बीच में भी बारिश हुई, लेकिन न तो जनता हटी
और न हमारी विभूतियाँ हटे। और उसी बारिश के फुहारों में भारत भारती का अलंकरण समारोह अच्छे जनमानस की उपस्थिति में संपन्न होता रहा। ऐसे महानुभाव जनपद के एमएलसी साहब को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से, पहले लोक रत्न से सम्मानित किया था। उसके बाद अब उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती कार्यशैली, ईमानदारी और सर्वप्रिय प्रतिभा के नाते उनको सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया गया। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि संस्था किसी भी ओहदे को, किसी भी बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति को जब भी सम्मान दिया है, उसके बाद कभी भी उनसे निकटता बनाकर किसी प्रकार का लाभ लेने का प्रयास संस्था या संस्था के किसी भी सदस्य ने नहीं किया और न आज भी करती है। बहुत से लोग हमारे जब धनाढ्य, प्रतिभाशाली और पदारूढ़ व्यक्ति को हम जब चयन करते हैं और उनको सम्मान देने का पत्र भेजते हैं, तो उनके मन में ये शंका उत्पन्न होती है, ऐसा तो नहीं कि संस्था वाले हमको सम्मान देकर हमारे बगलगीर होना चाहें और हमसे कोई लाभ लेना चाहते हो। लेकिन इस 39 साल के दौर में एक भी अधिकारी, एक भी हाई कोर्ट के हमारे अतिथि जज लोग या बड़े बड़े धनवान लोगों को, बड़े बड़े ओहदे वालों को मैंने सम्मान दिया। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि संस्था का कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वयं के लिए कुछ हासिल करने के लिए उनका प्रयोग किया हो। इसी क्रम में हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आज भी हम जो सम्मान देते आए हैं, उनसे हमारा कोई लाभ लेने का न तो उद्देश्य था न उद्देश्य है, और आगे भी ईश्वर से ही कामना करेंगे कि हमारी मनोवृत्ति कहीं दुरुपयोग में ना आए और हम इसी तरह आपके सामने पाक साफ बने रहें। इसलिए इन विधायकों को सम्मान देने का मेरे संस्था का तात्पर्य कहीं से भी किसी प्रकार का लाभ लेने का ना तो था, ना है और ना आगे रहने की उम्मीद है। इसी क्रम में हमारे स्वतंत्रता के बाद सुल्तानपुर के नगर पालिका के बहुत से नगर पालिका अध्यक्षों का चयन हुआ, चुनाव हुआ, लोग जीते। लेकिन इस टर्म में हमारे जनपद के जो जिला नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल जी चुनाव जीतकर आए और उन्होंने लगातार 2 सत्र तक इस पद की गरिमा बनाई। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि नगर के विकास के लिए नगर पालिका का जो अपना उत्तरदायित्व है, इसको इन्होंने नगर पालिका के 25 वार्डों में किसी भी वार्ड में इन्होंने भेदभाव नहीं किया। चाहे उस वार्ड में कोई प्रतिद्वंदी जीता हो या पक्ष का व्यक्ति जीता हो या गरीब जीता हो या शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति जीता हो, लेकिन इन्होंने किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और नगर के किसी भी गली कूचे को इन्होंने उपेक्षित नहीं किया माना। सभी जगह विकास की पूरी इन्होंने व्यवस्था बनाई और मैं समझता हूँ कि इतना लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष आज तक न तो कोई था न हुआ है। आगे की ईश्वर जाने, कभी भगवान के यहाँ किसी प्रतिभा की कमी नहीं होती,
कभी हमारे यहाँ क्रिकेट के सलीम दुर्रानी और चंदू बोर्डे बड़े महान खिलाड़ी कहे जाते थे, लेकिन समय बीतता गया और प्रतिभाएं निखरती गईं, जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी अपने पहले के साथियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़े। उसी तरह हो सकता है कि आगे भी हमारे प्रवीण अग्रवाल जी से भी अच्छा कोई चेयरमैन आवे, नगर को तो 4 चांद लगाए, लेकिन आज की घड़ी तक वो सबसे लोकप्रिय चेयरमैन सिद्ध हुए, सर्वप्रिय रहे। इसलिए उन्हें उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए और उनके नगर के विकास को देखते हुए उनको हुई संस्था ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। इस तरह इस बार भारत भारती ने 6 जनपद के 6 विभूतियों को, 6 शख्सियतों को सुल्तानपुर रत्न का जामा पहनाया और वो इस योग्य थे। अंदरूनी तौर पे हम लोग जनमत संग्रह के आधार पर ही यह चयन करते हैं, लेकिन यह चयन गुप्त रहता है, वो कोई नहीं जानता। जब पूरा लिस्ट फाइनल हो जाती है तब हम लोग अखबारों में पहले प्रचारित करते हैं, गजट देते हैं। जब यह नाम सार्वजनिक होता है तब लोग ये जानते हैं कि इस बार किस व्यक्ति को कौन से रत्न से सम्मान मिलेगा। ये लोग इंतजार करते हैं कि इस बार 23 जनवरी में देखिए किसका किसका सम्मान भारत भारती करती है। इस तरह से सुल्तानपुर रत्न के विभूतियाँ सम्मानित हुई। इसके बाद मेरा जो लोकमणि का अलंकार है उसमें बहुत कम लोग हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह बड़ा कठिन दौर है। इसमें बहुत अच्छे शिल्पी, बहुत प्रतिभाशाली किसान का मिलना थोड़ा दुर्लभ होता है, इसलिए लोकमणि का सम्मान इस बार किसी को नहीं मिला। लोक रत्न के सम्मान में भी बहुत से लोग शामिल हैं, जिसमें पहला नाम मैं बड़े आदर के साथ और विनय के साथ प्रयाग उच्च न्यायालय के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी को लोकरत्न सम्मान से विभूषित करने की घोषणा की। ये एक ऐसे हमारे प्रयाग उच्च न्यायालय के जस्टिस थे जो अब रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े फैसले, कठिन से कठिन फैसले में जिनकी इनकी भागीदारी रही, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के जैसे राम जन्मभूमि या अन्य और जो गंभीर मामले अदालत में जस्टिस पैनल के द्वारा होते थे, उन पैनल में इनका चयन रहा करता था और बड़ा ही स्पष्ट न्याय इनके कलम से मिलता था। और वह लोकप्रियता के साथ साथ इतिहास है कि प्रयाग उच्च न्यायालय में जितने केस इन्होंने डील किए उतने अन्य किसी न्यायमूर्ति ने नहीं किए। ऐसी गुणवत्ता, ऐसी लोकप्रियता, ऐसी न्यायप्रियता को देखते हुए जिनका पूरा प्रदेश और पूरा देश आभारी रहा हो, उनको भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मान दिया, घोषणा की। पूर्व भी बता चुका हूँ कि न्यायपालिका के कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें कोई भी कर्मचारी, अधिकारी मंच पर कभी किसी की प्रशंसा या कभी किसी तरह का पुरस्कार लेने नहीं आता। अग्रवाल साहब भी हमारे मंच पर नहीं आए, लेकिन घोषणा के द्वारा हम उनको एक रत्न के श्रृंगार से विभूषित किया। यह भारत भारती का अपना एक चिंता है। उसी क्रम में कुमारी शैलजा चौधरी
लखनऊ की बहुचर्चित यह कन्या महिलाओं के लिए ये पैड गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। लखनऊ में भारत भारती ने इनको आमंत्रित करके लोक रत्न से सम्मानित किया। इस महिला के लिए विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं है। पैड गर्ल का मतलब हर बौद्धिक नर और नारी जानते हैं। इनका वह निःशुल्क वितरण उन महिला वर्ग में करती हैं जिन महिलाओं को पैड की भाषा भी नहीं मालूम है, अशिक्षित हैं, गांव में रहकर संकोच में वो किसी तरह का विवाद बनना नहीं चाहती। ऐसी महिलाओं के बीच जा जाकर इन्होंने निःशुल्क पैड वितरण किया, पैड की शिक्षित किया। ऐसी कुमारी शैलजा चौधरी लखनऊ में पैड गर्ल के नाम से ही जानी जाती हैं। उनको सम्मान भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में शिक्षक शिव कुमार पाठक, जो एक परिषदीय स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने सामाजिक असंतुलन में परिषदीय विद्यालयों की दुर्दशा को देखते हुए अदालत और हाई कोर्ट तक में एक इन्होंने केस दायर किया कि देश के सभी उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायमूर्तियों, बड़े बड़े जितने भी ओहदे हैं भारत के, इन सभी के बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ने की बाध्यता, पढ़ाने की बाध्यता होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का शिक्षण कार्य समानता के आधार पर चले और परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था में, गुणवत्ता में सुधार आवे। और उन्होंने इस जनहित याचिका दायर करके उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट तक की समर्थन प्राप्त किया। इस जनहित याचिका में भी 3 जजों के पैनल में जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी भी शामिल थे, जिनका जिक्र भी आपको सामने मैंने किया। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस बात की स्वीकार किया कि हाँ, ये सभी देश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायमूर्तियों को, बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ना चाहिए और हमारे यहाँ देश में फैले हुए निजी विद्यालयों की उपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो शोषण का केंद्र है, अभिभावकों का वहाँ शोषण होता है। लेकिन आगे चलकर इस जनहित याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहाँ के महानुभाव जजों ने शायद इसको अपनी तराजू के तुला में भविष्यगत दृष्टि से उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी। वरना आज हमारे देश की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें एक समानता आ गई होती। लेकिन फिर भी हम आप तो एक साधारण नागरिक हैं, साधारण बुद्धि से, साधारण व्यवस्था से सोचते हैं, हंसते हैं, कभी कभी बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च या केंद्रीय सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं, कहीं ज़्यादा भविष्य के दृष्टिगत होते हैं। इसलिए उनका निर्णय जो भी आता है वो सभी के लिए शिरोधार्य है। जनता ने उसे स्वीकार किया और शिव कुमार पाठक जी की जो भी एक अच्छे विचार, अच्छी सोच और समानता का जो शिक्षण चिंतन था, उसको भले ही सुप्रीम कोर्ट तक सफलता न मिली हो, लेकिन उनकी सोच निश्चित रूप से एक बहुत ही मूल्यवान थी। ऐसे साधारण शिक्षक को हम एक राष्ट्रभक्त मानते हुए लोक रत्न से हमने सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारे जनपद के करौंदी कला
ब्लॉक पे नदी, जो नदी के ठीक, गोमती नदी के ठीक किनारे बसे हुए लगभग गांव हैं, सभी मछुआरों के बस्ती है। उसमें एक दिन कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार से बिना बताए हुए नदी में नहाने चले गए और उनकी संख्या 10 या 11 थी और सभी छोटी उम्र के बच्चे थे। वो सब नहाने गोमती में चले गए और वहाँ जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि ये सभी बच्चे एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 11 के 11 डूबने लगे। और डूबने लगे क्या मतलब, लगभग डूब चुके थे और गांव में बड़ा हताशा था, बड़ा चिल्लपो था, बड़ी सरकार की वो आई, टीमें आईं, लेकिन कोई उनको बचा न पाया। अंततः उसी गांव के 5 मछुआरों ने अपने जान की बाजी लगाकर गोमती में अंतर तक घुसकर पाया कि वो बच्चे आखिरी दौर में सांस ले रहे थे, किसी भंवर में फंस गए थे जिनको खोज पाना, देख पाना मुश्किल था। लेकिन बहादुर मछुआरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 11 बच्चों को मरने से बचाया। नदी से निकालने के बाद डॉक्टरों ने तत्काल उनका उपचार किया, सीना दबा दबा कर उन बच्चों के जो है पानी, फेफड़े में पानी जो भरा था उसको निकाला और एन के प्रकीर्ण सभी बच्चों की जान इन 5 मछुआरों ने बचाई। इन मछुआरे टीम को भी भारत भारती ने लोक रत्न से 5 को सम्मानित किया। सम्मान एक ही था, धनराशि एक ही था, लेकिन धनराशि की 5 में बराबर बराबर बांटकर एक प्रतीक चिन्ह और बाकी सभी को अंग वस्त्र, माला और प्रशस्ति पत्र देकर उनका धैर्य और उनके साहस को प्रणाम किया गया। ऐसे मछुआरा टीम को भी संस्था ने लोक रत्न ने सम्मानित किया। इसी क्रम में हमारी जनपद की महिला खत्री सभा, खत्रियों के पुरुष और महिला दोनों वर्ग की अलग अलग संस्थाएं हमारे जनपद में कार्यरत हैं। उसमें खत्री सभा सुल्तानपुर की महिलाओं ने अपने मासिक फीस से धन इकट्ठा कर करके गुप्त रूप से उन्होंने एक एयर कंडीशन डेड बॉडी मशीन को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1 लाख कुछ रुपए की मशीन मंगवाकर और 100 सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एसी एयर कंडीशन दिया, जो अपने आप में सुल्तानपुर क्या ज़्यादातर जनपदों में के लिए एक अनुकरण बन गया। और उस मशीन को संचालित करने के लिए यहाँ की गुरु सिंह सभा यानी गुरुद्वारे की कमेटी ने उसकी जिम्मेदारी ली, रख रखाव की जिम्मेदारी ली, समय पर पड़ने पर 24 घंटे किसी भी समय मांग होने पर उसकी उपलब्धता की जिम्मेदारी ली। इस तरह इन दोनों सम्मिलित संस्थाओं को भारत भारती ने संयुक्त रूप से लोक रत्न से सम्मान दिया और इन महिलाओं के कार्य की प्रशंसा भी हुई। और उनकी देखा देखी फिर बाद में हमारे नगर की बहुत सी संस्थाओं ने 2-4 संस्थाएं जो प्रतिभाशाली जैसे रोटरी लायंस ने अब धन संचय करके और भी मशीनें दी। लेकिन शुरुआत चूँकि खत्री महिला सभा ने किया था, इसलिए उनको सुल्तानपुर रत्न और मशीन के रख रखाव की जिम्मेदारी गुरुद्वारा ने लिया। इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से मानव कल्याणकारी मानकर सुल्तानपुर लोक रत्न से सम्मानित किया गया। इसी तरह व्यापारी वर्ग प्रायः छूता रह जाता है कि व्यापारियों में कोई ऐसी गुणवत्ता नहीं देखी जाती,
कि यह माना जाए कि वो सम्मान दिए जाएं, लेकिन हमारे जनपद के 2 व्यापार मंडलों के प्रधान, जिन्होंने व्यापारियों के हित में अद्भुत काम किए, जनहित में अद्भुत काम किए, लेकिन माध्यम व्यापारी थे, उन व्यापारी मंडलों के दोनों अध्यक्षों श्री रविंद्र तिवारी व विजय प्रताप सिंह जी को संयुक्त रूप से सुल्तानपुर रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में लोकभूषण, यह लोकभूषण सम्मान ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे 4th क्लास एम्प्लाई, चपरासी ही क्यों ना हो, नर्स ही क्यों ना हो, नगर पालिका का जमादार ही क्यों ना हो, और IAS अफसर यानी जिलाधिकारी ही क्यों ना हो, इन सबको समान रूप से एक ही तराजू पर तौलकर एक ही तरह का सम्मान देने की व्यवस्था है। हमारे आदि वर्ष मतलब संस्था के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में हमने कुछ विशेष कार्य करने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सम्मान देने की घोषणा की, और उन लोगों ने बड़े सहर्ष स्वीकार करके हमारे कार्यक्रम में आए, जबकि उन्हीं की लाइन में बैठे हुए नगर पालिका के कर्मचारी भवानी प्रसाद और जिला चिकित्सालय की नर्स इत्यादि बैठी हुई थी, और सभी को एक साथ सम्मान दिया गया। इसी क्रम में इस बार श्री प्रदीप यादव, जो बस कंडक्टर थे लखनऊ में, और उन्होंने एक यात्री का बैग बस में छूट गया था, जिसमें 66,000 रुपये कुछ और वस्तुएं थीं। उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें यात्री का पता था। उन्होंने ले जाकर स्टेशन मास्टर को बताया, वहाँ हिफाजत से रखा और यात्री को सूचित किया। जब वो यात्री आया तो उसको बैग दे दिया गया। यह भी एक मिसाल है। आज 6 रुपये भी लोग बेईमानी कर जाते हैं, 66,000 रुपया प्राप्त करना और उसे दे देना बहुत बड़ी कीमत थी। इसलिए उस कंडक्टर को, जिसका नाम प्रदीप यादव था, उसे लोकभूषण का सम्मान दिया गया, के विभाग में पत्र भेजा गया, लेकिन किसी कारण वो हमारे इस उसमें कार्यक्रम में नहीं आ सका, लेकिन हमारी घोषणा उसके साथ थी। अनिल कुमार पाठक, जिलाधिकारी फैजाबाद, मानव कल्याण के लिए इनको भी लोकभूषण सम्मान से विभूषित करने की घोषणा की गई। इनका एक विशेष कार्य था कि ये लखनऊ से किसी विजिट से जाड़े की रात में लौट रहे थे। फैजाबाद पहुंचने से करीब 20-25 किलोमीटर दूर अंधेरे में कोई एक बूढ़ी महिला सड़क के किनारे बैठी तड़प रही थी। या इनकी गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन जब इनकी निगाह पड़ी तो इन्होंने गाड़ी बैक कराई और उस बीमार, अपरिचित, अनाथ महिला को अपनी गाड़ी में बैठाया, उसको लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने से लेकर जब तक वो अस्पताल में जीवन से जूझ रही थी, तब तक ये प्रतिदिन उसकी सेवा में जिला चिकित्सालय जाया करते थे, उनकी हालचाल लिया करते थे, उसके चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करवाते थे। अंततः दुर्भाग्यवश उस महिला का देहांत हो गया और यह घटना हमारे समाचार पत्रों ने प्रतिदिन उनकी इस कार्यशैली को अपने अखबारों में दर्शाया। उनकी इस मानव कल्याण की बात यहीं तहीं ख़त्म होती। जब वो महिला देहांत हो गया तब उन्होंने उसका दाह संस्कार स्वयं किया, पुत्र बनकर किया, और अंततः 10वीं में वो उसी तरह का संस्कार किया जैसे पुत्र अपनी माँ के लिए करता है।
13 तक उन्होंने उस महिला के लिए किया। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा और ऐसे अधिकारी बहुत कम दिखते हैं जो अपने छोर परायों के लिए इतना काम करें, वो भी जिलाधिकारी होकर। उनको भी सम्मान लोक भूषण का दिया गया, उन्होंने सम्मान स्वीकार किया। लेकिन सभा में विशेष आयोजन होने के कारण कुंभ मेला में उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए वह सभा में नहीं आए, लेकिन उन्होंने यह सम्मान स्वीकार किया। उसी क्रम में सुल्तानपुर में तत्कालीन बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता श्री बालकृष्ण को भी लोक भूषण रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि बिजली संकट के समय पर भी इन्होंने जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था आम जनता के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए, विद्युत शिकायत के लिए, विद्युत बिल की वसूली के लिए, इन्होंने जितने भी स्तर के काम बिजली विभाग की शुद्धता और मानव के बिजली सप्लाई का जो काम इन्होंने देखा, वो बहुत ही सराहनीय रहा। और उनकी इस कार्यशैली को देखकर भारत भारती ने उनको भी लोक भूषण से सम्मान दिया। इसी क्रम में हमारे यहाँ 2 पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग वत्स और डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी कात्यायन अपर पुलिस अधीक्षक, इनकी भी पुलिस व्यवस्था, कार्यशैली और प्रशासन का चुस्त दुरुस्त वातावरण देखकर इन दोनों लोगों को भी लोक भूषण से सम्मानित किया गया। इस तरह से लोक भूषण के सम्मान का समाप्ति हुई। उसके बाद लोकदीप नाम की एक कुमारी कन्या रागिनी जो मुक्केबाज बनी, किसी महिला का मुक्केबाजी का होना बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है, जबकि ऐसे खेलों में महिलाओं का समावेश बहुत कम सुनने या देखने में आता है। लेकिन हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी की कन्या कुमारी रागिनी ने मुक्केबाजी में प्रदेश स्तर पर गोल्ड मेडल जीता। उसकी इस उपलब्धि पर उसे लोकदीप का सम्मान दिया गया। शिवदयाल ओझा, ज्योति निर्मल, ये महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के छात्रा थी। रांची में राष्ट्रीय स्तर पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें इन दोनों बालकों को विद्यालय ने उस प्रतियोगिता में भेजा और वहाँ से इन दोनों को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। ऐसे राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में सुल्तानपुर जनपद जैसे छोटे जिले से 2 छात्राओं का शामिल होना और विजय पताका लेकर लौटना एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी। इन दोनों बालक बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को भारत भारती ने लोकदीप का सम्मान देकर उत्साह बढ़ाया। इसी क्रम में निधि सिंह पटेल, यह भी पहले कुमारी थी, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के पहले इसकी शादी हो गई। यह इंटरनेशनल वेट लिफ्टर चुनार, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट चुनार की रहने वाली गरीब घर की कन्या, और गरीब घर की कन्याओं के ऊपर कितना प्रतिबंध और कितने तरह के व्यंग्यात्मक सामाजिक फेस करना पड़ता है, यह परिवार ही जानता है। लेकिन इस कन्या ने चुनार जैसी जगह में पत्थरों से अपना अभ्यास शुरू किया
और करते करते उस कन्या ने इंटरनेशनल स्तर तक की प्रतियोगिता जीती, जिसका नाम निधि सिंह पटेल, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, चुनार मिर्ज़ापुर की रहने वाली। इसको भारत भारती ने भी लोकदीप से सम्मानित किया। उसी क्रम में आर्यन सिंह विलक्षण प्रतिभा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट के, जो किसी एक आश्रम में इसके माता पिता रहा करते थे। आश्रम में आगंतुकों की सेवा करते थे। गरीब परिवार था। इनका बच्चा आर्यन ने एक छोटे से कपड़े पर पूरे गीता का श्लोक लिखा, जो गिनीज बुक में आने योग्य था। लेकिन उसी बीच एक और प्रतियोगी ने उससे भी छोटे कपड़े पर पूरी गीता का श्लोक लिखना था। इसलिए इस बच्चे को गिनीज बुक में तो स्थान नहीं मिला, लेकिन दूसरा स्थान पूरे हिंदुस्तान में किसी छोटे कपड़े पर पूरी गीता का लिखा जाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। और इस बालक को भी इस विलक्षण उपलब्धि के लिए डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला ये बालक, इसको भी संस्था ने लोकदीप रत्न से सम्मान दिया। इस तरह हमारे इस 39वें आयोजन का अलंकरण समारोह समाप्त हुआ और हम अगले दिन अपने 40वें वर्ष की इसी तरह गाथा बताएंगे। और इसी 40 वर्ष के साथ हमारा ये 4 दशक का कार्यकाल भारत भारती का पूरा होगा। यह उसी देशभक्त शहीद आजम भगत सिंह की वह श्लोक या मंत्र कह लीजिए, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, जो उन्होंने जयदेव कपूर जी को जेल से जाते वक्त दिया था। उसी मंत्र को जयदेव जी ने भारत भारती को दिया और भारत भारती आज तक उसी मंत्र को अपना कार्य लक्ष्य मानकर चल रही है। और उसमें बल देने वाली राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का वह मंत्र, जो चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे से पूर्व भारत भारती की स्थापना पर भारत भारती ने अपना माना था, अपना स्लोगन माना था। इन दोनों मंत्रों, ये मैथिली शरण गुप्त जी का मंत्र था, नर हो न निराश करो मन को, ये हमारा स्लोगन है। हमारे बैनर पर इसी की प्रमुखता रहती है। तो नर हो न निराश करो मन को, यह सबल और भगत सिंह जी का जो नारा था, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे अंतर्गत कल हम अपने 40वें वर्ष का ब्यौरा आपके सामने पेश करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे से उचित अनुचित इस प्रसारण में, इस एपिसोडों में अगर कोई अनुचित कार्य हुआ हो, कोई अनुचित भाषा का प्रयोग हुआ हो, कोई अतिशयोक्त आपके समझ में आई हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन मेरा प्रयास, भारत भारती का प्रयास यही रहा है कि हम न तो झूठ बोलेंगे, न अतिशयोक्त कहेंगे और न किसी अपने कार्यों का किसी से भरपाई लेंगे, कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे और अभी तक ईश्वर ने हमको वो बल दिया है। हम परमपिता परमात्मा के प्रति आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।